तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ आपके सामने मुंबई के अंडरवर्ल्ड से जुड़ी कुछ किस्से, कहानियाँ और नई नई बातें लेके। आज के किस्से में हम बात करेंगे छोटा राजन का, जो उस्ताद गिना जाता था, जिससे छोटा राजन ने अंडरवर्ल्ड के फील्ड में कदम रखने शुरू किए, उससे सीखे और उसके लिए इतने बड़े बड़े काम किए। उस शख्स का नाम था राजन नायर उर्फ बड़ा राजन। बड़ा राजन की क्रिमिनल हिस्ट्री तो कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी नहीं थी, लेकिन जो भी 6-7 साल उसने निकाले अपने इलाके में, वो एक छोटे से पैटी क्रिमिनल जिसको हम बोलते हैं, एक छोटे से क्रिमिनल से उठ के एक अपने इलाके का एक लोकल गैंग बनाना। और जब उसका कुछ नाम होने लगा था, वो अपने आप में एक अपने एरिए का डॉन बनने के काबिल हुआ था। डॉन बनने लगा था, अभी उसको हम डॉन नहीं कह सकते, हम अभी बनने की फिराक में था, और तभी उसकी ज़िंदगी का अंत आ जाता है। ये एक छोटी सी उसकी जो क्राइम की उम्र थी, जो छोटी सी क्राइम की एक ज़िंदगी थी, उसका किस्सा बहुत दिलचस्प है। आपने बहुत किस्से कहानियाँ उसके बारे में सुने होंगे, लेकिन बहुत सी अजीब दास्तां जो मैंने पिछले दिनों में उस इलाके के लोगों से बातचीत करके निकाल के कुछ खोज पड़ताल की है, वो मैं आपके साथ आज शेयर करता हूँ। बड़ा राजन बेसिकली केरला का रहने वाला था, और वो दौर था 70-72 का दशक, जब काफ़ी सारे जो मलयाली लोग थे, केरला वालों को मलयाली कह देते हैं, उन लोगों ने गल्फ़ कंट्रीज़ जब ओपन हुए, गल्फ़ में नौकरियां मिलने लगी, तो बहुत सारे लाखों की गिनती में पढ़े लिखे मलयाली थे जो वो गल्फ़ कंट्रीज़ में जाने लगे। पहले कतर, ओमान, कतर, उसके बाद जो दूसरे गल्फ़ के कंट्रीज़ हैं जिनमें दुबई के जो एमिरेट्स के 6-7 कंट्रीज़ हैं, अबू धाबी, दुबई, उसके बाद सऊदी अरेबिया हो गया इंडिपेंडेंट कंट्री। तो इन कंट्रीज़ में ज़्यादा जाने शुरू हुए, क्योंकि वहाँ पे पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत थी, और जो लेबर क्लास ज़्यादा जाती थी वो नॉर्थ इंडिया से जाती थी, जहाँ हैदराबाद से जाती थी। तो वो प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, ड्राइवर, लेबर क्लास, वो नॉर्थ इंडिया के लोग जाते थे। ऑफिस में क्लर्क, स्टेनो, टाइपिस्ट, तभी कंप्यूटर का इतना ज़माना नहीं था, तो ये पढ़े लिखे लोग जो थे, क्लरिकल जॉब करने वाले, सेक्रेटेरियल काम करने वाले, ये लोग ज़्यादा, जहाँ होटल इंडस्ट्री में काम करने वाले या शिपिंग इंडस्ट्री में काम करने वाले, ये लोग जहाँ पढ़े लिखे होना ज़रूरी था, और कन्वर्सेशनल इंग्लिश आपको आनी ज़रूरी थी, उस किस्म के लोग सब बहुत बड़ी गिनती में ये गल्फ़ कंट्रीज़ में जाने लगे। और केरला, आपको मालूम है कि हिंदुस्तान का 1960-62 से लेके आज तक सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा स्टेट है, लिटरेट स्टेट है। उसके बाद चंडीगढ़ की यूनियन टेरिटरी आती हैं, लेकिन स्टेट्स में सबसे आगे आज भी केरला ही है। तो ये केरला की खूबसूरती थी कि जितने लोग जिनको बाहर जाने का शौक़ नहीं था, जहाँ मजबूरी नहीं थी, तो वो लोग जो थे वो हिंदुस्तान के दूसरे शहरों में जाके, बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटी में जाके उसी किस्म के काम करते थे, पढ़े लिखे लोगों के, जिनकी कोई उनके बराबर के पोस्ट के जो इच्छावान चाहवान होते थे वो नहीं मिलते थे। जैसे उस ज़माना था जब मुंबई का मैं ज़्यादा जिक्र कर सकता हूँ, वहाँ पे रहा हूँ इतने साल, तो हर तकरीबन 50% बड़े ऑफिस में, इंडस्ट्रीज़ में, बिजनेसमैन की शोरूम में, दुकानों में 50% के करीब जो सेक्रेटरी होते थे, मालिक के, जनरल मैनेजर के, जहाँ बड़ी पोस्ट पे, वो टाइपिस्ट कम स्टेनो टाइपिस्ट, जिनको शॉर्ट हैंड आती थी, और उसके बाद मालिक से ऑर्डर लेके उसको टाइप करके उसका
बना के टाइप करके देना, ये काम के लिए ज़्यादा लोग मुंबई में तकरीबन 50% वो केरला के और क्रिश्चियन लोगों को मिला के होते थे। क्रिश्चियन जो एंग्लो इंडियन क्रिश्चियन है मुंबई की कम्युनिटी, उनकी अंग्रेज़ी भी बहुत अच्छी है। कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ के आते थे सब लोग, बाद में टाइपिस्ट और शॉर्ट हैंड सीख के वो सेक्रेटेरियल जॉब ले लेते थे। तो इस छोटा राजन की ज़िंदगी में भी कुछ इसी किस्म का हुआ। ये खुद इतना पढ़ा लिखा नहीं था, बड़ा राजन की ज़िंदगी में भी यही हुआ। वो पढ़ा लिखा ज़्यादा नहीं था, बाहर जा नहीं पाया और रोटी रोज़ी की तलाश में मुंबई के नज़दीक एक बहुत बड़ा एरिया है, थाना, इंडस्ट्रियल टाउन है, थाने आजकल बोल देते हैं उसको मराठी में। तो थाने में उसने एक हौजरी यूनिट में काम करना शुरू किया। केरला में कहीं दर्जी का काम करता था छोटा मोटा किसी के साथ, तो उसको टेलरिंग आती थी उसको। तो उस फैक्ट्री में जो रेडीमेड गारमेंट्स की बड़ी फैक्ट्री थी और वहाँ से होलसेल में कपड़े बना के गारमेंट्स अपैरल्स तैयार करके बेचे जाते थे, वहाँ पे उसने काम करना शुरू किया। और वहाँ पे उस मालिक की जो स्टेनो कम सेक्रेटरी थी वो भी केरला की थी। तो इसको कहीं ना कहीं उस लड़की में कुछ दिखाई देने लगा। वो एक वन साइडेड प्यार, इश्क, मोहब्बत जिसको हम कहते हैं, वो इसके दिल में रही। लड़की को इसका शायद इतना अंदाज़ा नहीं था। तो इसने वहाँ पे काम करना, लेकिन इसका दिल नहीं लगता था। वो वही दर्जी का काम जो केरला में करता था वही मुंबई में आके मिला। तो वो किसी नए काम की तलाश में था। तो थोड़े समय के बाद उस लड़की को एक अच्छी नौकरी जो थी वो चैम्बूर एरिया में कहीं मिल गई। वो तो प्रोफेशनल थी, उसको काम करना था, जहाँ अच्छी पगार मिलेगी वहाँ जाएगी। तो उसका पीछा करते करते बड़ा राजन साहब भी अपनी नौकरी छोड़ के चैम्बूर के एरिया में आ गए। चैम्बूर में काफ़ी घाटकोपर, चैम्बूर, उसके साथ लगते इलाके चूना भट्टी, एवड़ नगर और साथ में सायन, मटुंगा, धारावी, ये कुछ ऐसे इलाके थे जिनमें साउथ इंडियन की गिनती काफ़ी थी। और साउथ इंडियन में तमिलनाडु, हैदराबाद के लोग, कर्नाटका के लोग और केरला के लोग ज़्यादा गिने जाते थे। तो केरलाइट की गिनती भी काफ़ी थी इन इलाकों में। तो इसको उन लोगों के थ्रू इसने छोटे मोटे काम शुरू करने शुरू किए। उस लड़की का पता भी कर लिया कौन से जगह पे काम करती है। तो इसको जब थाने वाली फैक्ट्री में काम करता था तो इसको मालूम था कि उस लड़की का जन्मदिन कब और किस दिन मनाया जाता है। तो इस शख्स ने, क्योंकि वो टाइपिस्ट थी, टाइपराइटर पे काम करती थी, स्टेनो थी, तो इसने क्या किया, उस लड़की को जन्मदिन का गिफ्ट देने के लिए इसने एक दूसरे ऑफिस में जाके एक टाइपराइटर चोरी की और वो टाइपराइटर को पॉलिश करवा के उसको लड़की को गिफ्ट देने के लिए गया और गिफ्ट दिया। लड़की ने गिफ्ट एक्सेप्ट कर लिया कि चलो मेरा केरला का रहने वाला है, गिफ्ट दे रहा है, वो टाइपराइटर दे रहा है मुझे, मैं प्राइवेट काम भी घर पे बैठ के कर सकती हूँ। तभी प्राइवेट काम बहुत मिल जाते थे, टाइपिस्ट के जॉब का काम के लिए काफ़ी पैसे कमाई हो जाती थी। तो उस लड़की को इसने टाइपराइटर दे के खुश तो कर लिया, लेकिन शायद वो लड़की अंदर से अभी भी इसके प्यार के जाल में नहीं फंस रही थी। वो एक सेपरेट किस्सा है, उसका आगे का भाग मैं सुनाता हूँ। तो उस लड़की को खुश करने के लिए इसने छोटे मोटे जॉब करने शुरू किए, लेकिन वो इतने नहीं थे कि इसका अपना गुजारा भी होता और लड़की को खुश करने के लिए उसको और गिफ्ट दे सकता, जो घुमाने फिराने ले जा सकता। या साइड में उसकी एक मेंटालिटी चलती रही जिससे ये मालूम पड़ता है कि वो दिल का काफ़ी सॉफ्ट माइंडेड आदमी था, इतना हार्डन्ड क्रिमिनल नहीं था, इतना कोई जराइम पेशा उसकी कोई लाइफ नहीं थी, या थिंकिंग नहीं थी। तो उसके साथ उसने थोड़े थोड़े काम करने शुरू किए, थिएटर में टिकट ब्लैक करना शुरू किया। उसके बाद क्योंकि एक बार टाइपराइटर चोरी कर चुका था और उसको मालूम पड़ गया था कि इसकी कीमत अच्छी होती है, कि टाइपराइटर उस ज़माने में एक रेयर कमोडिटी गिनी जाती थी, तो इसने उसी तरह से दो चार और
टाइपराइटर चोरी करके हर बार तो आप लड़की को गिफ्ट दे नहीं सकते टाइपराइटर का, तो उसने चोर बाज़ार में जाके टाइपराइटर जो थी वो बेच के वहाँ से पैसे कमा लेने। चोर बाज़ार मुंबई की ऐसी जगह थी जहाँ पे आप जो मर्ज़ी जाके बेच दो, जो मर्ज़ी ख़रीदो, कोई नहीं पूछता कि आपने ये कहाँ से ख़रीदा, चोरी का है या कोई सेकंड हैंड करके बेच रहे हो, किसी मजबूरी से बेच रहे हो। तो वो वहाँ पे नाम ही उसका चोर बाज़ार है, तो जो मर्ज़ी जाके बेचो, पैसे लो और चले जाओ। तो इसने वहाँ पे कोई 3-4 कांड ऐसे किए और एक टाइपराइटर के चक्कर में पकड़ा गया, तो इसको जेल हुई। और टाइपराइटर की चोरी की जेल कितनी होती है, 6-7 महीने के बाद वापस आ गया ज़मानत पे। तो जेल में जब था 6-7 महीने, तो इसको इसके इलाके के कुछ लोग मिल गए जो जेब कतरा के चक्कर में अरेस्ट हुए थे, बेल नहीं हो रही थी। कोई इस किस्म के, कोई लूट मार के चक्कर में, कोई घर फोड़ी के चक्कर में, चोरी वोरी छोटी मोटी, कोई बड़े क्रिमिनल नहीं थे। तो उन लोगों से इसकी दोस्ती हो गई और इसने क्योंकि ये एक जो साउथ इंडिया का था और दूसरा चबूर घाटकोपर इलाके का था, तो उसी किस्म के कुछ लड़कों से इसकी जेल में ज़्यादा दोस्ती हुई। और जब बाहर आया तो उसके बाद वो लड़के बाहर आए, तो एक एक करके आगे की आगे लिंक बनते बनते इन लोगों का काफ़ी, वो यंगस्टर्स का, नए लोगों का, अप्रेंटिस जिनको हम कह सकते हैं या नोवाइसेस कह सकते हैं, उन लोगों का ग्रुप बनाया। क्योंकि ये हट्टा कट्टा था, हाइट बॉडी अच्छी थी, थोड़ा सा उन लोगों से ज़्यादा पढ़ा लिखा भी था, केरला का था। तो इसका अपनी पर्सनैलिटी की वजह से वो बच्चे लोगों के गैंग का लीडर बना, जिसमें मैक्सिमम लोग जो थे वो स्कूल ड्रॉप आउट थे। ड्रॉप आउट भी 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं तक के, 10वीं 12वीं वाला तो कुछ था ही नहीं उस गैंग में। तो इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता वो टिकट ब्लैक करने का धंधा शुरू किया, जिसमें मसल पावर चलती थी और एक बड़ा ग्रुप आपके साथ हो तो आपकी दादागिरी चल जाती थी। तो उसी ग्रुप में इसके साथ जुड़ा छोटा राजन, राजेंद्र निखालजे, उसी जो उस एरिया के और लड़के थे वो सब साथ में जुड़े। तो वहाँ से इन्होंने जो एक ग्रुप बनाया अपने इलाके में पैर रखने के लिए, उसमें दूसरा बड़ा कांड जो इन्होंने किया, जहाँ से बड़ा राजन का और छोटा राजन दोनों का बहुत नाम हुआ अंडरवर्ल्ड के खाते में, क्राइम के फील्ड में, वो था जब एक पुलिस पार्टी रेड करने आई इनको ब्लैक मार्केटर्स को पकड़ने के लिए। तो इन्होंने 12-13 लड़कों ने चाकू, तलवार, छुरे, हॉकी स्टिक, डंडे, रॉड, इससे उस पुलिस पार्टी पे हमला किया, जिसमें सब इंस्पेक्टर सरमालकर बहुत बुरी तरह घायल हुए। 17 चाकू के बार उनके ऊपर किए गए। उनका एक जोड़ीदार साथी सब इंस्पेक्टर भी ज़ख्मी हुआ और 2 हवलदार बड़ी बुरी तरह ज़ख्मी हुए। तो 4 पुलिस वालों को बड़ा राजन ने इसलिए उनको चाकू मारे कि वो इनको टिकट ब्लैक करने से रोकने आए थे। उसके बाद इनको फिर पकड़ा गया, फिर जेल में गए, फिर वापस आए। अब क्योंकि लोग बच गए थे, मर्डर का केस नहीं था, अटेम्प्ट टू मर्डर था, ग्रेवियस इंजरी केस था, फिर इनकी ज़मानत हो गई। उसके बाद इनके ऊपर निगाह पड़ती है वरदा राजन मुडलियार की, जो उस ज़माने में जो नॉर्थ मुंबई थी उसका एक तरीके से अनक्राउंड किंग गिना जाता था। तो वरदा राजन ने छोटे मोटे काम इनसे पैसा दे के करवाने शुरू कर दिए। तो ये लोग एक हिसाब से कंट्रैक्ट किलर बन गए, जिनमें मेन 2 ही थे, बड़ा राजन और छोटा राजन। आपको याद होगा मैंने किस्सा सुनाया था आपको, एक बच्ची के सामने उसके बाप का मर्डर किया जुहू बीच पे, जॉन परेरा। जॉन परेरा को मर्डर करने की सुपारी इसी बड़ा राजन, छोटा राजन और इनके साथ और 5-6 लोगों ने ली थी, जो कंट्रैक्ट इनको वरदा राजन मुडलियार ने दिया था। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना बड़ा लेवल होगा इन क्रिमिनल्स का, जो एक ज़माने में कंट्रैक्ट किलिंग किया करते थे। तो करते करते ये 1983 तक इनका एक गैंग जो था वो 60-70 लड़कों का बड़ा हो गया।
इनका नाम होने लगा। वर्धा के साथ मिल के इनकी और पैठ बढ़ गई। एरिया ऑफ ऑपरेशन इनका वहाँ से घाटकोपर चैम्बूर से बढ़ के तिलक नगर से निकल के थोड़ा आगे बखरौली तक जाने लगा, चैम्बूर के बाकी एरिए तक, ट्रॉम्बे तक, और दूसरा थोड़ा जो चुना भट्टी का एरिया वहाँ तक इनकी पैंठ बनने लगी। लोगों के छोटे मोटे डिस्प्यूट हल करने लगे। एक्सटॉर्शनेट शुरू हो गई, होटल वालों से, बार वालों से, दुकान वालों से, टैक्सी वालों से, रिक्शा वालों से। और बड़ा राजन ने एक काम और किया, उसने एक अपने इलाके की एक रिक्शा यूनियन बनाई, और वो रिक्शा यूनियन का प्रेसिडेंट भी खुद बन गया। और वो रिक्शा यूनियन में 1000-1200 मेंबर थे, उनसे भी महीने का हफ्ता एक मेंबरशिप फीस वगैरह वो भी लेनी शुरू की। तो ऐसे इसकी बड़ा राजन की शुरुआत होती है। पुलिस वालों पे हमले, कंट्रैक्ट किलिंग, रेगुलर एक्सटॉर्शन रैकेट, हफ्ता वसूली, और इसके साथ साथ बाकी के जो प्रोटेक्शन देनी शुरू कर दी लोगों को। तो उस चक्कर में इनकी दुश्मनियाँ बढ़ती गई, और इनका आगे दूसरी तरफ इनका बिजनेस भी बढ़ता गया, क्योंकि जैसे जैसे अंडरवर्ल्ड में नाम होता है तो इनका धंधा बढ़ता है। तो वो दौर आया जब मुंबई में अंडरवर्ल्ड की गैंग वार शुरू हुई थी। उसी दौर में गैंग वार जब शुरू हुई, उसमें बड़ा राजन छोटा राजन का कोई लेना देना नहीं था। गैंग वार जो शुरू हुई तो वो साउथ मुंबई से शुरू हुई, बेसिकली दाऊद गैंग और पठान गैंग के बीच में। 1977 में 1977 में पहला मर्डर होता है इकबाल नाटिक का, जिसको पठान गैंग के लोगों ने मारा होता है। उसका बदला लेने के लिए दाऊद गैंग और पठान गैंग की आपस में सड़ती है, इनकी गाली गलौच होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, और बात यहाँ तक फैल जाती है कि दाऊद इब्राहिम के बड़े भाई साबिर को 1981 में मारा जाता है। तो अंडरवर्ल्ड का सबसे बड़ा मर्डर केस जो है वो 1981 में होता है। इकबाल नाटिक 77 में। 4 साल के बाद साबिर दाऊद का बड़ा भाई, उसका बदला लेने के लिए 1983 के सितंबर में 6 सितंबर को जिस आदमी ने दाऊद के भाई को मारा होता है उसका नाम था अमीरज़ादा। अमीरज़ादा को जेल में सेशन कोर्ट के जज के रूम के अंदर मारा जाता है। अब वहाँ की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। जब उसको मारा जाता है तो वो शख्स जिसने गोली चलाई थी डेविड परदेसी को हायर किया था बड़ा राजन ने दाऊद इब्राहिम को अपने इलाके का अपना एक चेला उसको दिया, पैसे दे के कॉन्ट्रैक्ट लिया दाऊद इब्राहिम से कि आपके भाई का बदला हम लेंगे। उस कॉन्ट्रैक्ट में इसको 2 फायदे हुए। एक तो इसका नाम और हो गया, और दूसरा दाऊद के साथ रिश्ते अच्छे हो गए। लेकिन इसको ये पता नहीं था कि इतना बड़ा काम करने का खमियाजा इतनी जल्दी भुगतना पड़ सकता है। कि बेसिकली उसने सोचा नहीं था कि मेरे इस सेक्शन का रिटेलिएशन इतनी जल्दी आ जाएगा। अब 6 सितंबर को सेशन कोर्ट में इंस्पेक्टर इसहाक बागवान अमीरज़ादा को लेके कोर्ट के प्रेमाइसेस में पहुंचते हैं। निर्धारित समय पे उनको कोर्ट रूम में लेके जाया जाता है। कोर्ट रूम में डेविड परदेसी नाम का आदमी एक वकील की यूनिफॉर्म में आके कोर्ट रूम के अंदर अमीरज़ादा को गोलियां मारता है। उसका दोस्त सदीकी साथ में बैठा होता बच जाता है। इकबाल इसहाक बागवान इंस्पेक्टर एक गोली मार के डेविड परदेसी को इंजर्ड करते हैं, उसको पकड़ के काबू में लेते हैं। और समद खान उसी कोर्ट में दूसरे किसी केस में हाजिर था, वो भाग के आता है तो वो अमीरज़ादा को अपने कंधे पे उठा के अपनी टैक्सी में बैठा के हॉस्पिटल लेके जाता है, और वापस फिर आके कोर्ट में बैठ जाता है, क्योंकि पूरे कोर्ट का स्टाफ भाग गया था सब गोली सुन के। तो वो किस्सा मैं आपको सुना चुका हूँ, रिपीट नहीं करूँगा। तो वो काम जो किया बड़ा राजन ने किया।
उस चक्कर में बड़ा राजन अरेस्ट हुआ। बड़ा राजन को अरेस्ट करने के बाद इसको कस्टडी में रखा गया और जैसे ही ये अरेस्ट हुआ तो पठान गैंग ने अमीरजादा के मर्डर का बदला लेने के लिए इमीडिएटली कार्रवाई शुरू की और ये फैसला किया गया कि जिस तरीके बड़ा राजन ने हमारे आदमी को कोर्ट में मारा है, उसी तरह इसको भी हम कोर्ट रूम में ही मारेंगे, कचहरी में ही मारेंगे और इसको इसके आदमी से ही मरवाएंगे। ये कमाल का किस्सा है। अंडरवर्ल्ड में बदला लेने के तरीके भी ऐसे ढूंढते हैं कि आइंदा आने वाले समय में कोई आदमी उनसे पंगा लेने की कोशिश नहीं करे। तो वही फार्मूला जो बड़ा राजन ने अपनाया था अमीरजादों को मारने के लिए, वही फार्मूला पठान गैंग ने अपनाया बड़ा राजन को मारने के लिए। तो बड़ा राजन का जो एक दुश्मन था चंबूर एरिया में, तिलकनगर एरिया, घाटकोपर में, उसका नाम था अफजल कुंजू। अफजल कुंजू से इसका रनिंग बैटल चल रही थी। वो कारण उसका मेन वही लड़की थी जिसको ये आदमी टाइपराइटर गिफ्ट दे के आया था। वो लड़की अफजल कुंजू के साथ उसका अफेयर हुआ। अफजल कुंजू ने उसको शादी की प्रपोज़ल भी दी और शायद वो शादी हो भी जाती अगर इतनी जल्दी बड़ा राजन नहीं मरता। उसके मरने से कुछ उनमें आपस में कोई फ़र्क आया, डिस्प्यूट हुआ। खैर, तो पठान गैंग का जो मेन फाइनेंसर था, उनका शुभचिंतक था ढोलकिया ब्रदर्स। ढोलकिया ने इस बात की जिम्मेदारी ली कि वो अमीरजादा का बदला लेने के लिए बड़ा राजन को ख़त्म करने का काम करवाएगा। उसने अफजल कुंजू को बुलाया, अफजल कुंजू को हम सब बात समझाई। अफजल कुंजू ने प्रॉमिस किया कि मैं आपको आदमी ढूंढ के दूंगा जो इसको कोर्ट में जाके मारेगा, और वो आदमी ढूंढा गया, चंद्रकांत सफालेगा। 15 दिन तक उसको अफजल कुंजू ने विखरोली के पाक साइड के उजाड़ इलाके में फायरिंग की ट्रेनिंग दी, उसके अंदर का डर निकाला, भागते हुए गोली कैसे मारनी है, खड़े हुए कैसे मारनी है, दाएं बाएं देख के, वो सब उसको पूरी तरह एक क्रैश कोर्स करवाया, उसको पूरी तरह तैयार करवा के, और पूरे आप देखिए 24 दिन के बाद 6 सितंबर को अमीरजादा का मर्डर कोर्ट में होता है और 30 सितंबर 1983 को उसी कोर्ट में प्रीमाइसेस में, लेकिन दूसरे कोर्ट कमरे के बाहर, जैसे ही बड़ा राजन को पेशी के लिए लाया जाता है तो अफजल कुंजू का आदमी चंद्रकांत सफालगा, जिसको उस ज़माने 5 लाख देने का प्रॉमिस किया था ढोलकिया ने, 1 लाख एडवांस दिया था, 4 लाख बाद में देना था जो बाद में दिया नहीं। तो उस आदमी को नेवल यूनिफॉर्म में उसको तैयार किया गया, नेवी की यूनिफॉर्म दी गई, वो एक कैडेट बना, पूरी यूनिफॉर्म इंसिग्निया लगे हुए। और वो ज़माना मैं बता देता हूँ, उस ज़माने में बीटी स्टेशन डॉग्स के पास, जीपीओ के पास बहुत सारी ऐसे दुकानें थी जहाँ पे रेडीमेड नेवल यूनिफॉर्म मिलती थी, क्योंकि बाहर से बहुत सारे शिप जो डॉक्स में आके लगते थे, जो सेलर कई कई महीनों तक लगातार शिप पे रहते थे, तो वो आके जब शोर पे आते थे, मुंबई शोर पे या किसी और शोर पे, तो यूनिफॉर्म्स नहीं खरीदते थे, तो रेडीमेड यूनिफॉर्म मिल जाती थी। वहाँ से वो यूनिफॉर्म प्रोक्योर की गई, किसी टेलर से सिलाते कुछ करते तो शायद खबर निकलती, लेकिन रेडीमेड यूनिफॉर्म लेके उसको फिट करती हुई, सूट करती हुई चंद्रकांत सफालगा को दे के उसको कचहरी में जाके उसने बड़ा राजन को 3 गोलियां मार के ढेर किया। तो जिस तरह बड़ा राजन ने अमीरजादा का मर्डर प्लान किया था, बिल्कुल उसी तरह पठान गैंग ने ढोलकिया ब्रदर के साथ मिलके बड़ा राजन का मर्डर प्लान किया। और ये वो आदमी का अंत जो थाने की एक छोटी सी अप्रैल कंपनी से निकला, उसको कचहरी के अंदर, कोर्ट प्रीमाइसेस के अंदर मार के ढेर किया गया। उसके बाद फिर कहानी शुरू होती है आगे बदला लेने की, और उसका पहला जो विक्टिम बनता है वो वही अफजल कुंजू बनता है। 85 तक अफजल कुंजू ने अपना पूरा कंट्रोल कर लिया था। जो गैंग बड़ा राजन के पास था वो पूरा गैंग
अब्दुल कुंजू ने कंट्रोल किया। उसके बाद अब्दुल कुंजू को कैसे मारा गया, उसके सुभाष चंद्र ठाकुर की एंट्री कैसे हुई और छोटा राजन कैसे लाइमलाइट में आया, ये सब बातें आपको अगले किस्से में सुनाएंगे। तब तक के लिए सबका शुक्रिया, धन्यवाद।